नाज़रीन, बात आज करेंगे चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले के हवाले से, और इस पर हुकूमत की जानिब से जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 में अहम तरामीम की गई हैं। जो चेयरमैन नैब थे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, इस तरमीम के तहत उनको जब तक नया चेयरमैन नैब तैनात नहीं होता है उस वक्त तक काम करने की इजाज़त भी मिल गई है। ऑपोजिशन की तरफ से तनकीद भी की जा रही है इस चीज़ के ऊपर, जबकि हुकूमत इस बात पर बज़िद है कि जो नैब तरामीम लेकर आए हैं वो बहुत अच्छी हैं और इस ऑपोजिशन इसके ऊपर महज सियासत कर रही है। अगर हम मजमूई तौर के ऊपर जो चीदा चीदा तरामीम हैं उसकी बात अगर हम कर लें और आपके सामने रखें, यूँ तो बहुत सारी तरामीम है जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर अपनी हुकूमत अपोजिशन की जो रहनुमा हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनसे हम बात करें इस चीज़ के ऊपर। जो तरमीम है इब्तदाई तौर के ऊपर, उसमें अगर आप स्क्रीन पर भी देखें कि अब सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ नैब के चेयरमैन के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर करेंगे, और अगर इन दोनों के दरमियान किसी एक नाम पर इतफाक ना हुआ तो यह मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा जो इस बारे में फैसला करेगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब अपने ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बावजूद नए चेयरमैन की तैनाती तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के फैसलों, लेवीज और टैक्स से मुतालिक खजाने को नुकसान पहुंचाने के मामलात पर नैब को मुदाखलत करने या तहकीकात करने का इख्तियार नहीं होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया कि जब तक ये बात साबित ना हो जाए किसी शख्स ने कवायद की खिलाफ वर्जी जाती मफाद में की है तो उस वक्त तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस में यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने अच्छी नीयत से काम शुरू किया और इसके मतलूबा नताइज नहीं निकल सके तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर किसी भी बैंक या बोर्ड या मालियाती इदारे के खिलाफ इंक्वायरी, तफ्तीश या कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। टैक्स के मामलात में भी नैब मुदाखलत नहीं कर सकेगा। अगर प्रोसिक्यूटर जनरल ये समझता है कि किसी के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी या दायर किया गया रेफरेंस गलत है तो वो उससे खत्म कर सकते हैं, जबकि इससे पहले इस इक़दाम के लिए चेयरमैन नैब की इजाजत लेना जरूरी थी। ये चीदा चीदा तरामीम है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जिनके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे ये वो चीज़ें हैं। इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं इस चीज़ के अंदर, और जिनके अंदर जो सवालात हम उठाएंगे उसके अंदर ये कि क्या हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दें, जो इख्तियारात थे वो नहीं रहे। यही वो चीज़ें थी माजी के अंदर अपोजिशन की जमातें नैब पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी, तो अब अगर ये तमाम मामलात हो गए हैं तो क्या अब जो हुकूमती नुमाइंदों का एहतसाब है क्या वो नैब कर सकेगा? विफाकी और सूबाई काबीना के फैसले नैब से मुस्तस्ना क्यों हैं, और नैब अपनी खुद मुख्तारी बरकरार रख पाएगा या नहीं? इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो हम बात करेंगे, और इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 किसको एनआरओ दिया गया, इस सब पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा मलिक साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका निहाल साहब। और आपसे कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब इमरान शफीक साहब, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। सबका बहुत शुक्रिया। आलिया साहबा, आपकी तरफ में आता हूँ ज़रा। अपोजिशन बड़े इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रही है, इस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर जो है वो तनकीद भी की जा रही है। क्या बेहतर ना होता कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस मामले को पार्लियामान में लाया जाता और वहां पे इस मामले को डिस्कस किया जाता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी देना चाहती हूँ। पहले तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस के बाद इसको ले किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर और इस पर बाकायदा मुशावरत होगी और अपोजिशन अपनी जो जो राय इसके अंदर देना चाहती है, जो जो अमेंडमेंट देना चाहती है, कानून बनने से पहले वो इसको देगी। यानी हम मशावरत का अमल जो है वो बढ़ा रहे हैं, हम कुछ कम नहीं कर रहे। और एक और चीज़ जो हर चैनल पर बार बार चल रही है वो चीज़ ये चल रही है कि जी इस केस के अंदर जो पीएम और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बजाय जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो मशावरत के अमल को देखेंगे और दोनों से जो भी मशावरत होगी वो करेंगे। अगर आप 1999 का जो नैब अमेंडमेंट है वो देखें तो एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर है और यहाँ पर कोई प्रोसीजरल चेंज नहीं किया गया। जो चेंज आया है वो चेंज ये आया है कि हमने पार्लियामानी कमेटी ऐड कर दी है और हमने ये कह दिया है कि जहां एक ऑपोजिशन लीडर होता था अब 6 मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन होंगे और अक्रॉस द ऑपोजिशन होंगे और वो आकर अपनी अमेंडमेंट्स देंगे या वो आकर
देखिए एक सेकेंड, 12 रुकनी कमेटी है तो 6 मेंबर्स जो हैं वो हुकूमती लोगों के होंगे और 6 मेंबर्स जो हैं वो ऑपोजिशन की तरफ से होंगे। इश्यू सिर्फ इतना है कि ऑपोजिशन ने तो ये सोचा हुआ है कि उन्होंने बगैर पढ़े हर चीज के ऊपर तनकीद करनी है। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने, आपको याद है नैब अमेंडमेंट के 34 पॉइंट्स दिए थे जिसे हमने कहा था कि ये बेसिकली हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। उसमें एक शिक थी कि ये लोग कहते थे कि जी फौरी तौर पर बेल नहीं मिलती, उसके बाद वो केस चलता रहता है, कुछ जितना उनका एक टेन्योर होता है प्रोसिक्यूटर जनरल का जो 90 डेज का होता है, उसके बाद बेल के प्रोसेस में जा सकते हैं। आज हमने बेल को ऐड कर दिया तो ये उस पर भी एतराज करें। इसी तरह से और बहुत ज्यादा चीजें हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ कि इतना अच्छी नैब अमेंडमेंट के ऊपर ये जिस तरह की बातें करें ना, क्योंकि अगर तो इन लोगों में से कुछ लोग इसमें से निकल जाएंगे प्रोसीजरल लैप्सेस का सहारा लेकर, तो तब तो ये नहीं कहेंगे कि हमें एनआरओ मिल गए, फिर ये इसको क्या नाम देंगे। जैसे मैं आपको थोड़ी सी इसकी नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली आसान अल्फाज में समझा देती हूँ। इन्होंने एक तब्दीली हमने की है, इस पर एतराज करने वालों की इत्तला के लिए जो चीज हॉन्ट कर रही है हमारी ऑपोजिशन को, वो ये है कि पहले चचा जान जाते थे लाहौर हाई कोर्ट से जाकर बेल ले लेते थे। अब अगर चचा जान को बेल लेनी है तो एहतसाब अदालत से लेनी है, लेकिन उन्हें उतने की ही यानी 25 अरब का उन पे इल्जाम है तो उन्हें 25 अरब जमा कराकर ये बेल लेनी है। इसी तरह से जब ये लोग बात करते हैं ना, तो ये बात करते हैं अमेंडमेंट का, ये 2 का ए और बी पढ़ लेते हैं, जबकि सी डी और ई ये लोग पढ़ते नहीं है। तो ए और बी में पढ़ के ये कह देते हैं कि जी हमने कैबिनेट मेंबर्स को, हमने सूबाई मेंबर्स को एनआरओ दे दिया है। मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैं तो एग्जांपल से सादा अल्फाज में इसको क्लियर करूंगी। देखिए मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, मेरी डिसीजन की एक कॉस्ट है मेरे अगेंस्ट, या अगर हम ये देखें कि एक जो कैबिनेट है दैट इज अ कलेक्टिव विजडम ऑफ 40-50 मेंबरान, उनकी कलेक्टिव विजडम की बजाय मैं ये कह रही हूं कि मैंने एक डिसीजन लिया। एग्जाम्पल देती हूं, एग्जाम्पल क्या है, एंग्रो का केस है, आपको पता है शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर फर्द जुर्म लग चुका है, मतलब उनका केस चल रहा है नैब के अंदर। केस क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यानी इसका कैबिनेट डिसीजन से क्या ताल्लुक हो सकता है, वहां कलेक्टिव विजडम है, यहाँ एक बंदे पर हो रहा है। जिस तरह से टीटियां शहबाज शरीफ साहब ने लगाई हैं, इसी तरह शाहिद खान के केस को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंग्रो ने LNG टर्मिनल लगाने के लिए कहा कि जी हम $2,72,000 रोजाना किराया मुकर्रर करेंगे, क्योंकि वो लोग लगा रहे थे उसका टर्मिनल। PSO का जो MD था, PSO का जो बोर्ड उस वक्त का था, उन्होंने इनकार कर दिया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने क्या किया, उन्होंने MD ही चेंज कर दिया और जो एंग्रो का MD था उसे 80 लाख पर PSO का MD लगा दिया और ये इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये करप्शन मैंने आपकी बात जरा तहम्मुल से सुनिए, जरा मेरे एक सवाल इस पर ले लीजिएगा। ये तो चले आपने इन केसेस की इंडिविजुअल भी बात कर दी है, लेकिन इसी के साथ साथ मालम जब्बा वाला मामला, BRT वाला मामला, उन केसेस का क्या होगा? देखें जी, मैं यही तो बार बार आपसे कह रही हूं, सारे केसेस, बात सिर्फ इतनी है जो केसेस निकाले गए हैं, टैक्स के केसेस निकाले गए हैं, बैंकिंग केसेस निकाले गए हैं, प्राइवेट केसेस निकाले गए हैं, और ये केसेस निकाले गए जैसे मैं हूं, मैं एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं। अगर मेरे किसी फैसले से, इंक्लूडिंग मी, मतलब जो MNA की एक पोस्ट रखती हूं, मेरे किसी फैसले से अगर मुझे कोई मॉनेटरी फायदा, मुझे या मेरे आसपास के लोगों को कोई मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा, तो वो नैब में नहीं आएगा। मैं बार बार क्यों केस डिफाइन करके अवाम को समझाना चाहती हूं और मैं मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहती हूं। जैसे आज शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ 1 सेकंड तहरीरी फैसला जमा कराया, उन्होंने क्या कहा जी, मेरे बिजनेस का या मेरे बच्चों से पूछे या मेरी फैमिली से पूछे या मेरी बेगम साहिबा से पूछे। मसला सिर्फ इतना है कि एक ऑफिस होल्डर का अगर वो तनख्वाह भी नहीं ले रहा, अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, वो कह रहा है मैं कोई कारोबार नहीं करता, मेरे पास 10 भैंसें, मैं भैंसों के दूध से ये सारा कुछ कमा रहा हूं, और उसकी इनकम के अंदर 70% उसके बच्चों की इनकम के अंदर 100% उनकी बेगमात की इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है, और वो खुद कह रहे हैं कि उनसे पूछे, तो ये दिस इज
मनी लॉन्ड्रिंग, दिस ठीक है, चले मैं निहाल साहब की तरफ ऑफेंस है ऑन द पब्लिक वन। राइट, मैं निहाल साहब की तरफ जरा आ जाता हूं, लेकिन आप ही किसी बात को लेते हुए जो इसमें ऐड ऑन करते हुए ऑर्डिनेंस में ये भी कहा गया है कि अगर किसी ने अच्छी नीयत से काम शुरू किया और इसके मतलूबा नताइज नहीं निकल सके तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। अब ये अच्छी नीयत की जो तशरीह है, जो डेफिनेशन है, ये बयान नहीं की गई कि अच्छी नीयत का तयन होगा कैसे। निहाल साहब, एतराज क्या है आखिर इस चीज के ऊपर, इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के ऊपर क्यों आप लोगों को इस पे एतराज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, इससे अच्छा और मेगा जो एनआरओ है और करप्शन है रियासती हो नहीं सकता है जो इस ऑर्डिनेंस में हुआ। इट इज ए मेगा एनआरओ, मेगा और मेगा, इससे बड़ा एनआरओ हो नहीं सकता। किसको? गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के सारे जो करप्ट लोग हैं उनको। आज पाकिस्तान का नैब जो है, जो भी है जैसा भी है, उसके पास कोई चेयरमैन नहीं है। जस्टिस जावेद इकबाल आज एज ऑफ टुडे इज ए यूजर पर, वो एक यूजर पर है। इसलिए यूजर पर है कि नैब लॉ में लिखा गया था कि इट इज नॉट एक्सटेंडेबल, वन टर्म इज वन टर्म, द टर्म इज फिनिश, इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन यू हैव टू कंसल्ट। ऑर्डिनेंस तो आ गया ना सर, ऑर्डिनेंस। आप उनके बारे में नहीं बोला, मैं 5 मिनट 10 मिनट से बैठ के सुन रहा हूं, मुझे बोलने दें। दूसरा, प्रेसिडेंट का क्या रूल है भाई? क्या रोल है प्रेसिडेंट? क्या पीटीआई का मेंबर कौमी असेंबली है? क्या आइन में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट साहब नेगोशिएट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? ही इज अबव द पार्लियामेंट, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियासत, नॉट द गवर्नमेंट। किस कैपेसिटी में प्रेसिडेंट मुदाकरात करेंगे? क्या कानून में लिखा? नहीं लिखा। तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। किस कानून में? जब कानून में लिखा है नैब के चेयरमैन का रोल, आप कानून को फॉलो करें। फिर आज आपने जिस ऑर्डिनेंस की बात की मेरे भाई, इतना भौंडा ऑर्डिनेंस मैंने नहीं देखा अपने एज ए वकील कैरियर में और एज ए पार्लियामेंटर के कैरियर में। आपने पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया। पार्लियामेंट कोई रबड़ स्टैंप पे पोस्ट ऑफिस है कि आप कोई भी 3 बाबू बैठ जाए और 3 करप्ट एमएनए और वजीर बैठ जाए और बैठ के एक ऑर्डिनेंस बनाए और बनाने के बाद फिर पार्लियामेंट को कहें कि इसमें मुहर लगा दो। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे एज एन एक्ट के तौर पे पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, वहां पे डिस्कशन कर लें, वहां पे बहस करें इसके ऊपर। लगाने आप पहले डिस्कशन क्यों नहीं किया आपने? जो आप डिस्कशन करना चाहते हैं, और क्या डिस्कशन करेंगे कि जो चीनी चोर था, आटा चोर था, एलएनजी चोर था, दवा चोर था, पेट्रोल का चोर था, घी का चोर था, वो सारों को आप एग्जामिन कर रहे हैं। यानी निहाल साहब, आपको इसके मुसव्वदे और तरीक़ेकार पे एतराज है, शिकों पे एतराज नहीं है, यानी मैं ये समझूं? हर चीज पे एतराज है। अब आप आइए आगे। आपने कहा जो जज होगा नैब कोर्ट का वो 8 इयर्स के एज का होगा। आप यहां आम लोगों को 60 साल में रिटायर कर देते हैं, और या रिटायर्ड जो जज जो आपके पार्टी के हो उनको पकड़ के वकीलों को, रिटायर्ड जजों को लाके बैठाएंगे और उनको बोलेंगे बाबा जी ये तुम्हारा आखिरी टेन्योर है, हमारे मर्जी का काम करो। सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस 65 साल में रिटायर्ड हो जाता है। ये नैब के जज को 68 साल में लगाना चाहते हैं। कमाल भाई, कमाल ऑर्डिनेंस। लेकिन निहाल साहब, एक चीज आप इसी नैब के ऊपर, आपकी जमात, अपोजिशन की दीगर जमातें इस पर बहुत ज्यादा तनकीद भी करती थी। आज उसके बहुत सारे इख्तियारात को महदूद भी कर दिया गया है, तो ये आप कुछ जमातों को इसलिए किया गया है कि सारे एटीएम कार्ड, देखिए ये भानमती का कुंभा है, अली बाबा 40 चोर, इमरान खान के साथ सारे चोर बैठे हैं, सारे एटीएम बैठे हैं। मैं अब भी आपसे एक बात कहूंगा कि सबसे पहले नैब जो है ये तहकीकात करे कि जमान टाउन, जमान पार्क हाउस नंबर 2 किसका है, फरीदुद्दीन किसके फ्रंट मैन है, ये तहकीकात होनी चाहिए। नवाज शरीफ के दौर में तो आपने बहुत कुछ किया था। आप मीडिया, आप भी बहुत चीख रहे थे, 24-24 घंटे हम आपको देखते थे, आप धरने के आगे पीछे मंडलाते थे। सारे दारे, सारे जीआईटी, सारी मॉनिटरिंग जज बन रही थी। ना ना बाबा, चेंज नहीं होगा, पार्लियामेंट चेंज करेगी। होते कौन हो आप? आप मिसयूज करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, बाय यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बाय इशूइंग ए ऑर्डिनेंस। राइट, आप कह रहे हैं मिसयूज करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। मैं निहाल साहब एक कमर्शियल ब्रेक जरा लेता हूं
और इसके बाद जरा इसी चीज के ऊपर जानेंगे कि हो क्या रहा है आखिर में, इससे किसको फायदा किसको नुकसान होगा, क्या ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया। हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज में, हमें ज्वाइन करेंगे साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नायब इमरान शफीक साहब होंगे हमारे साथ एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इमरान शफीक साहब, ये जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, क्या नैब के दांत निकाल दिए गए? दांत निकाल दिए गए? नहीं, ऐसी कोई उस ऑर्डिनेंस में बात नहीं है। महदूद कर दिया गया किरदार? नहीं, नैब का किरदार, कुछ एरियाज़ हैं जहां नैब अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा था, वहाँ उन इख्तियारात को उसकी जगह पर लाने की कोशिश की गई है। कुछ एरियाज़ हैं, बाकी अदरवाइज़ तो नैब की जो जुरिसडिक्शन थी वो उसी तरह बरकरार है। यानी अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं, कारोबार जो करते हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं, उनके बारे में कहा है कि नैब डायरेक्ट तहकीकात नहीं कर सकेगा। अगर उसमें कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है, वो अगर एक्यूज़ के तौर पर है, तो फिर नैब दायरा कार उसका होगा। टैक्स मैटर में नैब इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। इसी तरह जो पब्लिक ऑफिस होल्ड बेयरर्स हैं, जो गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके बारे में एक चीज़ है कि अगर उन्होंने कोई ओपिनियन दी है तो उस ओपिनियन की बुनियाद पर, जब तक ये साबित ना किया जाए कि उस ओपिनियन की बुनियाद पर उन्होंने कोई माली फ़वाइद समेटने की कोशिश की है या उन्होंने कोई अपनी प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी उनसे हुई है, लेकिन उस प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी के पीछे बेसिकली बदनीयती ये थी कि उन्होंने वो जानबूझकर माली मनफियत के लिए ऐसी प्रोसीजर इर्रेगुलरिटी की है, तो यकीनन फिर उस पर नैब का दायरा कार रखा गया है। वरना अदरवाइज प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी को, ओपिनियन की गलती को, हाँ डिसीजन उन्होंने कहा है कि फेडरल कैबिनेट जो डिसीजन लेगी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो डिसीजन लेगी, वो डिसीजन जो उन्होंने लिए हैं वो अब करेगा क्या? यानी मेरा सवाल ये कि अब नैब करेगा क्या? यानी आम लोगों की समझबूझ के लिए, यानी नैब जो पहले काम, किसको नुकसान होगा? नैब जो पहले काम कर रहा था वही सारे काम नैब करता रहेगा। नैब के दायरा इख्तियार में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद कुछ और है। इस ऑर्डिनेंस का मकसद दो बड़े मकासद हैं। एक ये है कि चेयरमैन नैब को तोसी देना, उसकी दूसरा टेन्योर जो पहले उनको टेन्योर हासिल नहीं था, यही चेयरमैन नैब हैं, ज़रा उनको एक टेन्योर और मिल जाए, ये एक दूसरा काम ये है। दूसरा, अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है, जो उनकी कंसल्टेशन वाला जो नया ऑर्डिनेंस में आया है, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा चेयरमैन ही ये कंटिन्यू करते रहेंगे? देखिए ना, नॉन एक्सटेंडेबल को एक्सटेंडेबल में कन्वर्ट करना, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और अगर उन्होंने नॉन एक्सटेंडेबल को एक्सटेंडेबल में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब ये है कि बतौर कैंडिडेट जावेद इकबाल साहब मौजूद रहेंगे। तो ये बाकी फायदा किसको है इसमें? जैसे इसमें PMLN के लोगों के भी केसेस हैं, बाकी भी हैं, इसको किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचेगा इसमें? ये बड़ा वाज़ेह है कि जो पुराने जो लोग हैं जिनके केसेस हैं, उनमें से तो एहसन इकबाल साहब का एक केस है जिसके बारे में ये है कि वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से और CCI से अप्रूव हुआ था, उनको हो सकता है इसका फ़ायदा मिल जाए। बाकी तो ओपोजिशन के रहनुमाओं में से कोई ऐसा बड़ा रहनुमा नहीं है जिसको इस जो नया ऑर्डिनेंस है इससे कोई फायदा मिलने तो बड़े स्कैंडल्स भी है गवर्नमेंट के अंदर, आटा है, चीनी है, मेडिसिन हैं, फ्यूल है, बाकी चीजें, क्या ये स्कैंडल्स भी इसके अंदर कोई? हाँ, ये काबीना की कमेटियों से मंजूर हुए हुए हैं और काबीना ने किए हुए हैं। इनको, इन डिसीजंस को जो सब्सिडीज के हैं, हाँ, वो इन चूंकि काबीना की कमेटियों और काबीना ने दिए हुए हैं, हाँ, तो उसको इस परव्यू से, नैब के परव्यू से निकाला गया है और यकीनन हुकूमत को इसका बहरहाल आने वाले दिनों में फायदा मिलेगा। यानी इन केसेस के अंदर ये जो चीजें हैं। हाल ये बात आपने सुनी इमरान शफीक साहब की कि जो कैबिनेट ने जिन चीजों के ऊपर अपना डिसीजन लिया है, तो फायदा तो इसमें आपकी हुकूमत में भी जो मामला थे, आटा, चीनी, बाकी जो स्कैंडल्स थे, उसको भी मिल जाएगा। उनको तो कोई नहीं पूछ सकेगा है ना? मैं ज़रा ना बस अभी बड़ी तसल्ली से मैं थोड़ी सी बातें करके मैं उधर आती हूँ। आप जो ये बात की थी ना निहाल हाशमी साहब से, ज़रा आराम से सुनिएगा। कमर जमान चौधरी और सैफुर रहमान का एहतसाब करने वाले आज अपने ही लाए हुए चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के ऊपर बैठे रिजर्वेशन का इजहार करें, ये तो इनकी सियासत है। अब इन्होंने ये जो बातें की हैं, इन्होंने कहा, बार बार इन्होंने कहा, जी प्रेसिडेंट, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो इन्हीं का एक्ट है, अमेंडमेंट जो आई हुई है
1999 में उसमें कैटेगरी के लिए ये लिखा है कि प्रेसिडेंट ने ही ये मशावरत करनी है और ही इज द अपॉइंटिंग बॉडी। तो ये मतलब इसमें चेंज जो आया था वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इनसे कहें अभी बेशक गूगल करके उसको चेक कर ले। और वाकई मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए वो दही छोले वाले या वो दही भले वाले नहीं है, इस वक्त वो प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं और वाकई उन्हें किसी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करना भी चाहिए। 1999 में भी प्रेसिडेंट से मुशावरत थी। एग्जैक्टली नहीं, प्रेसिडेंट वाज द अपॉइंटिंग बॉडी और अभी जो चेंज आई है वो सिर्फ पार्लिमानी कमेटी की। मेरा सवाल ये अपॉइंटिंग बॉडी, मेरा सवाल ये कि क्या उस वक्त भी मुशावरत प्रेसिडेंट से होती? मुशावरत भी देखिए उन्होंने ही इज द वन जो इस सारी चीज का हिस्सा होने थे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। प्लीज इनसे कहें वो अमेंडमेंट पढ़ ले। अब इसके बाद इन्होंने कहा है, एक सेकेंड, इन्होंने कहा ना कि जी एलएनजी चोर, आपको भी पता है एलएनजी चोर कौन है, अभी तो मैं बता चुकी हूँ। एलएनजी के दोनों टर्मिनल उनके जा कहां रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब। चीनी चोर का इन्होंने कहा हमने तो 4 अरब की सब्सिडी दी है, इन्होंने तो 23 अरब की शाहिद खान अब्बासी साहब ने सब्सिडी दी और वो सलमान शहबाज साहब को दी है। तो चीनी चोर कौन हुआ? फिर इन्होंने कहा शरीफ, मतलब इन्होंने कहा जी अली बाबा और 40 चोर। तो मैं बताती हूँ सिर्फ एक सेकेंड, अब उससे ऊपर है। देखिए जी मैं आ रही हूँ, एक तो वो उस पे मैं, वो एक अलग टॉपिक है, मुझे पहले इस पे बात कर लेने दे। इस वक्त तो बात करें ना शरीफ फैमिली और इनके 40 जो टब्बर चोर है ना, जो सलमान शहबाज साहब ये कहते हैं कि जी मेरे तो बाहर कोई अकाउंट ही नहीं, अगर कोई अकाउंट हुआ कोई पैसे निकले तो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको वैसे ही उसको बेचते हैं यहाँ पर। अभी आपने देखा है एनसीए के अंदर उनके 2 अकाउंट फ्रीज हुए और अनफ्रीज हुए। यहाँ पर टब्बर चोर आ गया और कोई आ गया। पॉइंट आ गया। अब आप आ जाएं, एक सेकंड, नहीं मैं उसकी तरफ आ रही हूं। मुझे ये इनके पूरे टब्बर चोर का जरा हवाला दे लेने दे, जो हमजा शहबाज ने कल कहा 1 अरब उनके चपड़ासी, नहीं सिर्फ एक सेकंड, जिनके चपड़ासी के अकाउंट में, हमें तो कोई इजी लोड नहीं भेजता, इनके 1 अरब इनके चपड़ासी के अकाउंट में आते हैं, जो बाद में इन्हीं के उधर टीटियां लगती हैं। ये टब्बर चोर है जो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हमने इतनी करप्शन की है और हमारे असासे अगर हमारी आमदन से ज्यादा है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रबर स्टैंप की इन्होंने बात की है। रबर स्टैंप कैसे होता है? ऑर्डिनेंसेस आप भी लेकर आते रहे, आपकी 2/3 मेजॉरिटी थी। मैं नंबर 1 नंबर 2 हर इराक के इनको बता सकती हूं कि 10 से कम ये ऑर्डिनेंसेस नहीं लेकर आए। हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, हमें तो इसी तरह करके ऑर्डिनेंसेस को ले करना है नेशनल असेंबली के अंदर। अच्छा चले आपने कह दिया। आलिया देखिए एक मिनट, मुझे मेरा पॉइंट दे देना। आपकी बात समझ में आ गई, आपने कहा मेजॉरिटी नहीं, ऑर्डिनेंसेस से काम चलाना पड़ेगा। मेरा जो सवाल था, आपकी गवर्नमेंट के अंदर आटा, चीनी, मेडिसिन, इन चीजों के ऊपर इसको तो कवर आपकी जो है वो गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो फिर ये इसमें आपको तो फायदा है, एनआरओ तो मिल गया इस नैब ऑर्डिनेंस। देखें जी, देखें हमने किसी चीज को कवर नहीं दिया है और हम किसी को कवर नहीं दे रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर, मैं तो जब बात करती हूँ ना, देखें मैं तो आर्टिकल के जरिए करती हूँ और मैंने उस वक्त भी कहा था, आप कहते हैं तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। 2 नंबर का सी शेक, डी शेक और ई शेक जरा पढ़ लें। उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा है एनी पर्सन और एंटिटी हु और ट्रांजैक्शन इन रिलेशन देयर टू विच आर नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द विद द होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। देखिए मेरे से रिलेटेड, मैं अगर आज अपने अकाउंट में, मेरे अकाउंट में आकर टीटियां या मेरी फैमिली के अकाउंट में आकर टीटियां लगती हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, नैब मुझे पकड़ सकेगा। कहां हम ये कह रहे हैं कि एक पर्सन की हुई करप्शन, उसको कोई भी ऑफिस होल्डर है, चाहे वो ऑपोजिशन का है चाहे वो गवर्नमेंट का है। यहाँ पे बात यह है कि विफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के फैसलों, लेवीज और टैक्स से मुताल्लिक खजाने को नुकसान पहुंचाने के मामलात पर नैब को मुदाखलत करने या तहकीकात करने का इख्तियार नहीं होगा। और जिसके ऊपर कवर मिल गया है तो उसके ऊपर फिर कोई इख्तियार नहीं है, ये ऑर्डिनेंस कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। देखें कवर की बात आप ये देखें, वही उसी से अगली लाइन पढ़े तो वो ये कहा जा रहा है procedural lapses in any public or governmental work, project or scheme unless it is shown that a holder of public office or any other person has received any monetary or any material benefit। लोगों का क्या होगा? मैं यही आपको बता,
मैं यही बताना चाह रही हूँ अगर तो मैंने मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ने से उस मेडिसिन की प्राइस बढ़कर उसके पैसे मेरे अकाउंट में या मेरी फैमिली के अकाउंट में आएंगे तो नैब मुझे पकड़ सकता है। बट अगर उससे मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, उससे मुझे कोई मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा और ये प्रोसीजरल लैब्स है तो दैट विल गो टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, आप कह रही है प्रोसीजरल लैब कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ जाएगा। निहाल साहब, मैं आपसे इसी के ऊपर जवाब लूंगा, एक ब्रेक मैंने लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे निहाल हाशमी साहब, आपसे मैं इस पर जवाब लूंगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, आपने ब्रेक पर जाने से पहले आलिया हमजा साहबा की बात सुनी। उन्होंने कहा जनाब कि कहीं पे किसी को कवर नहीं दिया जा रहा है और फायदा तो आपके लोगों को भी, आपकी जमात को भी होगा इसमें, अगर उनके खिलाफ जिस तरह से एहसन इकबाल साहब का हवाला दिया इमरान शफीक साहब ने। फरीद, फायदा हमारी जमात को हो या किसी जमात को, फायदा होना चाहिए पाकिस्तान को। और इसमें इस ऑर्डिनेंस से, और सबसे पहले मैं एक और बात बताऊं, फायदा हो रहा है चोर कैबिनेट, एटीएम कैबिनेट। अभी आलिया हमजा बाजी ने कहा ममनून साहब के हवाले से, ममनून साहब को दही बल्ले वाला कहा। मरहूम पाकिस्तान के जो फर्स्ट आईबीए का बैच था उसके टॉपर थे, एमबीए किया था, वो टूथब्रश नहीं लगाते थे। ठीक है, तो आप प्लीज किसी के बारे में कोई मरहूम हो जाए तो प्लीज थोड़ा सा एहतराम कीजिएगा बाजी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा ये। दूसरी बात इन्होंने कहा एनसीए के हवाले से, तो शायद भूल गई कि एनसीए ने सलमान शहबाज को क्लीन चिट दिया और नवाज शरीफ की फैमिली को और शहबाज साहब को भी इसमें सुरखरू किया है। आप कह रही थी कि टीटी और अकाउंट और पैसे, तो आप बता सकती हैं बाजी आलिया हमजा बताएंगे कि बाजी अलीमा के अकाउंट में ये बिलियंस कहां से आ गए, क्या कारोबार करती थी वो, कैसे आ गया? और जनाब करप्शन आम आदमी नहीं करता, रिक्शा वाला नहीं करता, टैक्सी वाले नहीं करता। निहाल साहब, आप शायद भूल रहे, उन्होंने बताया था सिलाई मशीनें उनकी थी, उससे वो सारी चीजें। सिलाई मशीन से दुनिया का पहला अनोखा है जो अरबों रुपया कमा लेते हैं। क्यों निहाल साहब, हो नहीं सकता ये? आम लोग जो है उनको पकड़ो। ये ऑर्डिनेंस सिर्फ पीएमएलएन को रगड़ने के लिए है, उनको सजा देने के लिए है। कैबिनेट में जो एटीएम बैठे हुए हैं, जो चला रहे हैं किचन, इमरान खान ने कभी जिंदगी में कोई काम नहीं किया है। शहबाज शरीफ का तो खानदान काम करता रहा है, कारोबार करता रहा है, मेहनत करते रहे, मशक्कत करते रहे। पंजाब आज बता रहा है कि शहबाज शरीफ ने क्या किया इस मुल्क के लिए। ये अजीब बात करें। मैंने बीबी को पता ही नहीं, वो अलीमा बाजी के बारे में नहीं जानती है, बेचारी को पता ही नहीं। उनको ये नहीं पता कि उनका लीडर कुछ नहीं करता है, वो भी उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि जनाब नीयत की बात अल्लाह ताला जानता है, ये जानती है। नीयत कौन जानता है? मुझे ये बता दे चले निहाल साहब, ये चैलेंज हो सकता है क्या? चैलेंज करेंगे इसको कोर्ट में? तो चैलेंज हो सकता है। देखिए, ये तो चोरों की बारात है, हम इसको 100% चैलेंज करेंगे और ये इम्तिहान है। और मैं तो जावेद इकबाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस उम्र में भी, मैंने कौन सी आपकी कमजोरी है कि आज आपने कानून को वायलेट करके, आप में और मुशर्रफ में क्या फर्क रहा, आप में और यहिया में क्या फर्क रहा? यू आर आल्सो एन यूजर्पर ऑफ होल्डिंग दिस पोस्ट एज। राइट सर, मैं सर आपकी इस बात को, इमरान साहब ये चैलेंज हो सकता है, निहाल साहब ने कहा अपोजिशन इसको चैलेंज करेगी, अगर ये चैलेंज हो जाता है देन व्हाट, क्या होगा? देखिए, अगर वो चैलेंज हो जाता है तो जो इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो जिस मकासद के लिए ये ऑर्डिनेंस आया है, वो मकासद पूरे नहीं हो सकेंगे, तो फिर पुरानी सिचुएशन बहाल हो जाएगी। जब पुरानी सिचुएशन जब बहाल हो जाएगी तो फिर उसके मुताबिक तो चेयरमैन नैब वही लगेगा जो उसका पुराना तरीक़ाकार है। यानी ये जावेद इकबाल साहब नॉन एक्सटेंडेबल जो टर्म है उसके उस क्लॉज के तहत ये फारिग हो जाएंगे, वो फारिग हो जाएंगे और नया चेयरमैन नैब इनको अपोजिशन लीडर की मुशावरत से लगाना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म दोनों की मुशावरत होगी और उसके बाद जो भी कंसेंसस होगा उसके बाद नया जो चेयरमैन नैब है वो लग सकेगा। इसी तरह इन्होंने जो एजेंडा बनाया है कि रिटायर्ड जजों को अपनी मर्जी से पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके हम अपनी मर्जी की अदालतें बना लेंगे और उन अदालतों में बैठा के बड़े पैमाने पर अदालतें बना के लोगों का ट्रायल करके उनको सजाएं देकर तो हम एहतसाब का काम हम मुकम्मल करेंगे। तो अब वो एजेंडा अधूरा रह जाएगा, वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर तो एहतसाब होता सही मानों में नजर आएगा आगे चल के इस ऑर्डिनेंस के बाद। इस ऑर्डिनेंस की सूरत में तो ये तो एहतसाब का तो ये तो बुनियादी कानून के जो तस्वुरात हैं, आज़ाद अदालत होना और फेयर ट्रायल होना। यानी आप ये देखें इस ऑर्डिनेंस के तहत जब किसी की शहादत ली जाएगी, अदालत में जाके वो गवाही देगा तो वो एक इन राइटिंग रिटन एफिडेविट जमा करवा दिया करेगा। राइट हो गया।
और उसकी बुनियाद पर उसकी गवाही हुआ चलिए करेगी। ठीक है, मैं वेरी लास्ट कमेंट आलिया साहबा, लास्ट कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहती हैं इन 10 सेकंड, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। 10 सेकंड में अगर आप कमेंट कर दें कुछ इस पे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये कैबिनेट पूरी चोर थी जो जिसकी इन्होंने बात किया। ख्वाजा आसिफ साहब चोर, मुकदमा चल रहा है, एहसन इकबाल साहब चोर, शाहिद खान अब्बासी साहब चोर, राना सनाउल्लाह साहब चोर, शहबाज शरीफ साहब के मुकदमे पाकिस्तान में चल रहे थे, बरी वो लंदन से हो गए हैं। तो और कल को इन्होंने इन ये पे बात की मुकदमा थी ना, नहीं चल सकेगा ना। अगर इनकी टीटियां कल को तो देखे जी, मुकदमा नहीं इनकी चल सकेगा, टीटियां तो इनको ये इनाम मिल गया। भैंसों से 25 अरब, सिर्फ एक सेकंड, 25 अरब और 7 अरब की टीटियां अगर इनकी भैंसों से लग सकती है ना, तो फिर ये किसी को चलो कुछ चाहे नहीं आप कह टू सकते। क्लोज। बहुत वो शुक्रिया निहाल साहब, आई हैव टू थैंक यू सो मच। आलिया साहबा, निहाल साहब बहुत शुक्रिया आपका, इमरान शफीक साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रीस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।